Hello friends and my students, I am here Shubham Tulsian to welcome you about the history portion और subject of SST। जो बहुत जन डरते हैं SST से कि SST ऐसा है, ये है, वो है, बट डोंट वरी, हम यहाँ पे हैं आपको क्लियर कट डिस्क्रिप्शन अबाउट देने आपके स्टडी मटेरियल को लेकर। वो है फर्स्ट पार्ट ऑफ माय चैनल शुभम ऑनलाइन क्लासेस अबाउट हिस्ट्री वर्ल्ड वार कॉजेज़। जैसा कि आप सब और हम सब जानते हैं कि मानव जाति के इतिहास में दो ऐसे युद्ध हो चुके हैं जिसने पूरा मानव जाति को हिला दिया है। पहला विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। अब विश्व युद्ध क्या है पहले वो जानना ज़रूरी है। अ वार इन विच एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज़ अ वर्ल्ड वार, यानी ऐसा कोई भी युद्ध जिसमें दुनिया के सारे राष्ट्र प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो लड़ते हैं, चाहे किसी भी कारण के लिए हो, उसे विश्व युद्ध कहते हैं। और आई रिपीट कि ये मानव जाति के इतिहास में 2 बार हो चुके हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पहले विश्व युद्ध के बारे में। पहला विश्व युद्ध जो 1914 में शुरू हुआ और 1919 में विधिवत रूप से ख़त्म हुआ। इसकी शुरुआत 1914 28 जुलाई को हुआ। आई रिपीट 28 जुलाई 1914 को विधिवत रूप से वर्ल्ड वार का स्टार्ट हुआ और एंडिंग डेट 1919 28 जून को हुआ। बेसिकली थोड़ा एक आउटले आपको जैसे देते हैं, कोई भी युद्ध हो या कोई भी झगड़े हो एक बार में नहीं होते, उसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। वर्ल्ड वार भी कुछ उसी तरह है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, 2-4 भाइयों के वही झगड़े होते हैं तो तुरंत झगड़े नहीं होते, छोटे छोटे मैटर को लेकर वो एक बड़ा बनता है। तो वैसे ही ह्यूमन सिविलाइजेशन में वर्ल्ड वार भी कुछ इसी तरीके से सामने आया। जैसे 2 भाई छोटे रहते हैं, छोटी छोटी बातों में लड़ते हैं, जब वो बड़े होते हैं, शादी होते हैं, बाल बच्चे होते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर फिर लड़ना शुरू करते हैं। अब बाद में वो सारे कॉजेज़ जो उनके होते हैं एक ही साथ सामने आ जाते हैं। हमारे वर्ल्ड वार के हिस्ट्री में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये शुरुआत हुई यूरोप के एक छोटे छोटे कंट्रीज़ से, जो छोटे छोटे बातों पर हुआ, जो छोटे छोटे बाद में एक दूसरे को सॉल्व न करने के कारण से एक ही बार में बड़े कॉज के रूप में जब सामने आया तो उसे वर्ल्ड वार का नाम दिया गया। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट कॉज फॉर द वर्ल्ड वार 1, दैट इज़ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अब सुनिए कैसे हुआ। थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर जाएं तो हम लोग को इसका पूरा जानकारी ब्यौरा मिल जाएगा। अब देखिए, प्रुशिया के राजा थे आपको फ्रेडरिक विलियम। प्रुशिया के राजा थे फ्रेडरिक विलियम। वो चाहते थे कि हम अपने प्रुशिया को कैसे भी बड़ा कर लें, बट एक कहावत है ना, हमेशा पड़ोसियों को सबसे पहले जलन होती है। वही हाल हुआ इधर फ्रांस का। फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे के पुराने दुश्मन थे, एकदम कट्टर दुश्मन। फ्रांस कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी आगे बढ़े। अब इसी कारण से फ्रांस हमेशा प्रुशिया या जर्मनी के इंटरनल पार्ट में इंटरफेरेंस के कारण से जर्मन एम्पायर कभी खड़ा नहीं हो पाया और फ्रांस अपनी बुलंदियों को छू रहा था। ये फ्रेडरिक विलियम को गंवारा ना था। अब उसने सोचा कि मैं अपने राज्य को खड़ा करूं। कोशिश बेचारे ने बहुत की थी मगर बेचारा अनसक्सेसफुल हुआ। अपने जीवन काल के अंत तक जब वो पहुंचा तो उसके पास एक सबसे माहिर, सबसे चतुर और सबसे चालाक, होशियार एक प्रधानमंत्री था जिसे ऑटो वन बिस्मार्क कहते हैं। हिज अनदर नेम इज़ ऑल्सो नोन टू बी द जगलर ऑफ द वर्ल्ड। जैसे एक जगलर हाथ में 5 बॉल रखकर घुमाता है हवा में, वैसे ही बिस्मार्क करना जानता था। बिस्मार्क ने अपने राजा से ये शपथ ली कि मैं प्रुशिया को एक लंबे चौड़े जर्मन साम्राज्य में बना के रहूँगा और आपके उस 2.5 साल के छोटे से बच्चे कैज़र को गद्दी पर ज़रूर बैठाऊँगा, ये मेरा वचन है। ये कहा और उसने आयरन एंड ब्लड प्रिंसिपल थ्योरी के अनुसार शासन को हाथ में लिया और 8 वर्ष में वो कर दिखाया जो लोगों ने सदियों में न कर सका। उसने 200 राज्यों को एक करके एक लंबे चौड़े जर्मन एम्पायर में खड़ा करके दिखाया, जिस कारण से फ्रांस को बहुत गुस्सा आया। फ्रांस नहीं चाहता था कि जर्मनी कभी आगे बढ़े। आज जर्मनी उसके आमने सामने बराबर का हो चुका था, जिस कारण से फ्रांसीसियों का गुस्सा और बढ़ते ही जा रहा था और ये कभी न कभी कहीं न कहीं बन के निकलना ही था, जो बन के निकला विश्व युद्ध प्रथम में। वी कैन स्टेट सेकेंड कॉज, हॉस्टिलिटी बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। अब सुनिए फ्रेंड्स, जर्मनी को ये अच्छी तरीके से मालूम था कि फ्रांस कभी न कभी, आज नहीं तो कल, हमला ज़रूर करेगा और फ्रांस उसी फिराक में था। ये बात बिस्मार्क बहुत अच्छे से जानता था। अब उसके लिए क्या करना पड़ा, तो सीधा बात, फ्रांस हमला करे उससे पहले वो उस पर हमला कर दे। लेकिन समस्या यहाँ सबसे बड़ी ये थी कि फ्रांस से लड़ने के लिए उतने पैसे न थे और दूसरी बात, जर्मन साम्राज्य
काफ़ी बुरी हालत से गुजर रहा था। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई में पहले अपने जर्मनी को यूनिफाइड करने के चक्कर में काफ़ी पैसे गंवा चुका था। अब इसके लिए उसे ऐसा राज्य चाहिए जो उसे आर्थिक रूप से सबल और मजबूत बना सके, ताकि वो आने वाले भविष्य में अपने आप को एक विश्व के सामने प्रकट कर सके। ये राज्य बना अल्सास और लॉरेंस, जो फ्रांस की आन बान और शान था। फ्रांस सोचता था कि मैं जर्मनी पर हमला करके कैसे भी जर्मनी को अपने गुलाम बना लूँ। क्यों? क्योंकि जर्मनी एक नया नवेला राज्य था और जर्मनी को यह मालूम था कि फ्रांस उस पर हमला करेगा। बिना हिचकिचाहट के, बिना देरी किए जर्मनी के बिस्मार्क ने फ्रांस पर धावा बोल दिया। अल्सास और लॉरेंस, जिसे हम लोग आई ऑफ द फ्रांस कहते हैं। अल्सास और लॉरेंस कोल प्रोडक्शन एरिया था, कोयला, सोना, चांदी, व्यापार और आने वाले पर्यटकों के लिए। यानी फ्रांस का ये अर्थतंत्र उसकी रीढ़ की हड्डी पर हमला किया था उसने, जिस कारण से फ्रांस एक हद तक बैठ चुका था, या कहा जाए स्तब्ध हो चुका था, और जर्मनी पहले से मजबूत हो चुका था। अब फ्रांस में सिर्फ जलन की भावना ही नहीं थी, अब फ्रांस के अंदर जर्मनी को लेकर गुस्सा और रोष इतना ज़्यादा था कि अब वो किसी भी हालत में जर्मनी से बदला लेने को तैयार था, क्योंकि जर्मनी ने उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत जो किया था, उसी का राज्य को उसी से छीनकर अपने में मिला लिया। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, सीक्रेट अलायंस सिस्टम बाय बिस्मार्क। इसे कहते हैं गोप्य मैत्री संधि, जो बिस्मार्क ने पहली बार शुरू किया था। इसमें सीधा सा बात क्या कहा जाए कि बिस्मार्क ने दूसरों से संधि की, मगर किसी और को पता न चलने दिया। ये क्यों? क्योंकि अपने जर्मन साम्राज्य को उसे मजबूत करना था। अब ये कहानी थोड़ी लंबी है, अगर इसे विस्तार से जाना जाए। बिस्मार्क को मालूम था कि उसने जर्मन साम्राज्य खड़ा किया। दूसरी बात, उसे मालूम थी कि उसने अल्सास और लॉरेंस को जो कब्जे में लिया है, फ्रांस ज़रूर उसे छुड़ाने की कोशिश करेगा, मगर वो ऐसा ना करे बोल के उसने चाल चलनी शुरुआत कर दी। वो सबसे पहले गया ब्रिटेन के पास, जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था, द लैंड ऑफ नेवर सनसेट। ऐसा साम्राज्य जिसके चारों दिशाओं के, आठों दिशाओं में कहीं ना कहीं सूर्य उदय होता ही है। ब्रिटेन की महारानी उसकी चाची लगती थी, आंटी, यानी वो उसका भतीजा था। इसी नाते से वो एक आस पे गया था कि ब्रिटेन उसकी मदद करेगा, मगर ब्रिटेन की महारानी ने उसे सीधा सा मना कर दिया। कहा कि वो लोग प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रलिटी, यानी निष्पक्षता के आधार पर काम करते हैं। उनका साम्राज्य अपने इतना बड़ा है कि वो दूसरों के साम्राज्य या काम में दखल अंदाजी करना पसंद नहीं करते। बिस्मार्क निराश था और हताश था। क्यों? क्योंकि फ्रांस उसके पीछे था, उसे जिस तरह भी हराना चाहता था। बिस्मार्क को इसी बात की चिंता थी। वो मदद मांगने गया रशिया के पास। रशिया, जो कि रूसी साम्राज्य, ज़ार निकोलस का साम्राज्य था, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य राजतंत्र का, जिसका एरिया इतना बड़ा था 2 करोड़ से किलोमीटर से भी ज़्यादा, जो कि मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा देश था, है और आज भी। उसने सोचा कि अगर रशिया इसकी मदद कर दे तो उसे किसी और की मदद की आवश्यकता नहीं। रशिया के राजा ज़ार निकोलस के पास पहुंचने के बाद ज़ार निकोलस ने कहा, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? बिस्मार्क ने सीधा सा जवाब दिया, आपके साम्राज्य में संख्या बहुत है, राज्य भी बहुत है, सैनिक भी बहुत है, मगर आपके पास इतने स्रोत और साधन नहीं कि सबको एक साथ चला सके। मगर मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो आप सबको मदद कर सकती है। मेरे पास अल्सास एंड लॉरेंस है, जिसका बजट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, मैं आपको उसका कुछ % दे सकता हूँ। तो ज़ार निकोलस को ये बात अच्छी लगी, क्योंकि उसके पास आर्थिक अभाव थोड़ा था। इसी को लेकर ज़ार निकोलस ने उसके साथ संधि कबूल की। यह बात फ्रांस को बहुत देर से पता चली, बट फिर भी बिस्मार्क अभी भी चौकन्ना था, ये बात जानता था। लेकिन बिस्मार्क को डर था कि फिर भी फ्रांस कुछ ना कुछ करेगा। फ्रांस गया ब्रिटेन के पास मदद मांगने, बट ब्रिटेन ने मना कर दिया, यह कहकर कि जब तक जर्मनी ब्रिटेन के अगेंस्ट में कोई काम नहीं करेगा, तब तक वो फ्रांस का क्या किसी राष्ट्र का साथ नहीं देगा। दूसरा, जब तक बिस्मार्क, उसका भतीजा, जर्मनी के चांसलर यानी प्रधानमंत्री पद पर बैठा रहेगा, तब तक कभी भी ब्रिटेन जर्मनी पर हमला नहीं करेगा। यह सोचकर फ्रांस हताश होकर अपने राज्य आकर बैठ गया। अगला कॉज बनकर आया नेचर ऑफ कैसर विलियम। वो 2.5 साल का बच्चा
जिसके लिए इतनी चालें चली गई थी, जो आने वाले जर्मन साम्राज्य का सम्राट बनने जा रहा था। वो 2.5 साल का बच्चा आज वो 25 साल का हो चुका था, एक गबरू जवान कहा जा सकता है। मगर उसकी विचारधारा बिस्मार्क से पूरी तरह अंतर में थी या विवादित रूप से चलता था। बिस्मार्क अपने सीक्रेट अलायंस पॉलिसी को लेकर काफ़ी सजग और काफ़ी सूझबूझ से काम करता था, मगर काइजर विलियम को ये पसंद न था। वो हमेशा से शासन को अपने हाथ में लेकर अपने तरीके से चलाना चाहता था और देश को एक ही झटके में दुनिया का सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बनाने पर तुला हुआ था, जो बात बिस्मार्क को ज़रा सी भी पसंद नहीं थी, क्योंकि बिस्मार्क ये जानता था कि यूरोप के अखाड़े में इतने बड़े बड़े राष्ट्र हैं जो जर्मनी को एक ही मिनट में मिटाए जा सकते हैं। इसीलिए इतने बड़े खतरे को मोल लेना नहीं चाहता था। इसीलिए बिस्मार्क कभी भी काइजर विलियम को शासन हाथ में देना गवारा नहीं चाहता था। वो देना चाहता था कब? जब सही वक्त आने पर। यह बात काइजर विलियम को पसंद न आई और काइजर विलियम ने मंत्रिपरिषद के सामने बिस्मार्क की कड़ी रूप से आलोचना की। इस आलोचना को सह न पाने कारण से बिस्मार्क ने अपने पद से परित्याग किया और उसने कहा, बिकॉज ऑफ यू द एंटायर जर्मनी एंड द वर्ल्ड विल फेस द डिस्ट्रक्शन, ओनली यू। ये कहा, जो सच में प्रथम विश्व युद्ध में चरितार्थ रूप से साबित हुई। अब आया काइजर विलियम का दौर। अब बिस्मार्क जा चुका था। फ्रांस को मन में बहुत खुशी थी। क्यों? क्योंकि जगलर ऑफ द वर्ल्ड या वुल्फ ऑफ द फ्रांस, जो फ्रांस के लिए एक भेड़िया था या एक सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जा चुका था। अब काइजर विलियम का स्वभाव काफ़ी ज़िद्दी किस्म का था। होने को तो वो जर्मन सम्राट था, मगर उसके विचारधारा एकदम अजीब व गरीब थे। वो चाहता था किसी से उसकी बड़े देशों से संधि ना होकर उससे लड़ाई हो और अपने राष्ट्र को वो सर्वशक्तिशाली बताना चाहता था। उसने वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड डाउनफॉल का सिद्धांत लाया, जिसका अर्थ ये था, none of the country can consent or take the decision without the consent of Germany. If such acts will be committed, there will be the face of war against the Germany. यह बात सुनते ही ब्रिटेन को बर्दाश्त नहीं हुई। ब्रिटेन को गुस्सा आया, क्योंकि विश्व में उस वक्त सबको मालूम था कि सबसे शक्तिशाली राज्य ब्रिटेन है, और ब्रिटेन के होते हुए वो ऐसी स्टेटमेंट्स देने लगा जिस कारण से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज वर्ल्ड में पैदा होने लगी। और इसी बात का मौके का फ़ायदा उठाया फ्रांस ने ब्रिटेन के आगे ये शर्त रखी कि वो मेरा साथ दे, ताकि मैं अपने राज्य को वापस ले सकूं और आपको होने वाले खतरे से आप बच सकें। तो ब्रिटेन ने भी ये कंडीशन मान ली। क्यों? क्योंकि ना अब तो बिस्मार्क था, ना जर्मनी न्यूट्रलाइज था। जर्मनी अब ब्रिटेन से लड़ने को दो हाथ को तैयार था और बिस्मार्क गद्दी पर न था। ब्रिटेन जाके मिल पड़ा फ्रांस के साथ, और काइजर विलियम ने अपनी सबसे बड़ी बेवकूफ़ियों में से एक, रशिया के साथ संधि करते करते तोड़ दी। वो नहीं चाहता था कि अपना अल्सास और लॉरेंस से आया हुआ पैसा किसी और के साथ बांटे। इस कारण से रशिया के साथ भी संधि टूटी और इसी तरह फ्रांस जाकर रशिया के साथ मिल गया। और काइजर विलियम ने ऑस्ट्रिया और हंगेरी के राजा, जिसने ऑस्ट्रिया और हंगेरी को एक करके मिलाया, और इटली के साथ मिल गया। इस तरह दो ग्रुप में विश्व बंटना शुरू हो गया, जिसे ट्रिपल एंटेंट के नाम से जाना जाता है। रशिया, फ्रांस और उन सब का लीडर में बना ब्रिटेन। वहीं दूसरी ओर अखाड़े में उतरा इटली, ऑस्ट्रिया हंगेरी, और उन सब का नेतृत्व करता था जर्मनी। अब दोनों देशों के बीच में तलवार तन चुकी थी। अब इसका बात आया पांचवें कॉज से, जो पांचवा कॉज बना मिलिटराइजेशन एंड आर्मिस्टिक रेस। अब तो मैंने कह चुका जैसे कि दोनों राष्ट्र या दोनों ग्रुप डिवाइड हो चुके थे। मानो जैसे WWE का टैग टीम मैच चल रहा हो, ट्रिपल एंटेड एंड ट्रिपल अलायंस। एक का नेतृत्व ब्रिटेन, दूसरा का नेतृत्व करता जर्मनी। दोनों को अब ये गवारा न था कि कोई किसी से कम रहे। अब दोनों ने अपने देश में मिलिटराइजेशन एंड आर्मिस्टिक रेस इस तरीके से फैला दिया कि मानो जैसे देश न होकर आर्मी कैंप बन गया हो। ब्रिटेन अपने देश को कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रहा था और अपने आप को नेवी में सबसे मजबूत में भी और मजबूत करना चाहता था। और जर्मनी तो जाने जर्मनी ही था, वो तो अपने देश के बजट के 50% हिस्से को सीधा लड़ाई के लिए तैयार कर दिया। और जर्मनी ने तो ये भी भड़काना सबको शुरू कर दिया
यूथ लोगों को कि ब्रिटेन हम लोग का नेचुरल दुश्मन है, यानी प्राकृतिक शत्रु। जैसे कुत्ते बिल्ली सांप नेवले, इस तरह की ये भावनाएं इस तरीके से प्रकट होकर आई कि इटली हो, चाहे फ्रांस हो, या जर्मनी हो, या ब्रिटेन हो, या रशिया हो, सब ने हाथ हथियार की तैयारी इतनी ज़बरदस्त कर दी कि जल सेना, थल सेना, वायु सेना, अपने कमांडोज, इलाइट फोर्सेस, सबको इतना तगड़ा तैनात कर दिया कि आज युद्ध हो तो आज ही कर लें। ये बना कॉज वर्ल्ड वार 1 का। इसमें और कुछ नहीं, बस सबको एक दूसरे पर सस्पेक्शन था, शक के आधार पे अपने सेना को इतना मजबूत किया कि सब अब तैयार थे लड़ने को। ये बना वर्ल्ड वार 1 का कॉज। Ladies and gentlemen, this was the topic up to the militarization and armistic race. There are much more topics related to the world war still left and remaining for the causes of World War 1. अभी भी बहुत कुछ causes बाकी है दोस्तों, जो मुझे बताना अभी भी है, लेकिन अभी तक के लिए ये मेरा फर्स्ट वीडियो का फर्स्ट कुछ causes जो आपके सामने प्रेजेंट किए हैं। कुछ और भी causes है, जैसे आप बाल्कन क्राइसिस, आप जिंगोइज्म, रोल ऑफ न्यूज़पेपर, इम्पेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म एंड इमीडिएट कॉज जिसने वर्ल्ड वार को इन्वाइट किया, दैट इज़ द मर्डर ऑफ आर्क ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड एंड हिज बिलवड वाइफ सोफी चोटेक। ही वॉज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किसकी वजह से हुआ, इसमें बहुत सारे पॉलिटिक्स एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में बाद में आपको बताऊंगा। वेल फ्रेंड्स, ये थे वर्ल्ड वार 1 की कॉजेज़ जो मैंने मिलिटराइजेशन एंड आर्मिस्टिक रेस तक बताया। बट ये मत समझिएगा कि यही वर्ल्ड वार की कॉजेज़ का अंत है। कॉजेज़ अभी बहुत है, क्योंकि घर के झगड़े छोटे छोटे चीज़ें तुरंत शुरू नहीं होते, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। वैसे ही वर्ल्ड तुरंत ही इतने कॉजेज़ पे लड़ जाए इतना ज़रूरी नहीं था, और भी बहुत सारे कॉजेज़ अभी बाकी हैं जो आपको और हमें जानना है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में एक बेटर से बेटर मार्क्स सिक्योर कर सकें और आपको हम बेटर से बेटर इन्फॉर्मेशन दे सकें। ये मेरा थॉट है एक मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम के लिए, ये सब के लिए है, ओवरऑल फॉर नेप्लिस एंड अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया और अब्रॉड। यू कैन आस्क एनी ऑफ द क्वेरीज on my channel Shubham Online Classes. I am always here to support every of the student without no prior discrimination with any of the questions related to the topic and subject. And any of the student, if need the extra reference for any of the chapter, you can demand on the comment box, and you can ask any of the cross question in comment box, and I will stay tuned and with the promissory that I will reply within a day. मैं सकबर एक दिन के अंदर आपके रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करूँगा। इतना ही नहीं, मेरा फेसबुक पेज है शुभम ऑनलाइन क्लासेस, आप लोग उसे लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। ये जी हाँ, आप कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस को लिखकर मैं जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। यू कैन फॉलो ऑन माई ट्विटर अकाउंट एंड यू कैन पुट द क्वेश्चंस इन इंस्टाग्राम, एंड आई विल श्योरली मेक अ व्हाट्सएप group for every of the student. You can link, join, share and learn, because it's my duty and it's our motto to learn. And please never forget to like, subscribe, comment and view my channel for more information. And if you needed any of the more guidance, you can contact me at any of the moment, any of the time. If you needed any improvements need to be seen, you can suggest me in that comment box. And at last but not least, this channel is solely supported by my dear student Joseph Yadav. Thanks a lot to him, and again please like and subscribe my channel Shubham Online Classes. बहुत जल्द within a week मैं next video भी ज़रूर इसके लिए अपलोड करूँगा, so stay tuned, please wait. Thank you.